प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, अध्याय 11 चल रहा है पूर्ण प्रतियोगी बाजार। गत क्लासेस के अंदर हमने बाजार का विभिन्न आधार पर वर्गीकरण एवं उन विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण की हमने व्याख्या की। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर इसकी क्या विशेषताएं हैं उनका भी हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषताओं के अंदर हमने अध्ययन किया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है मांग एवं पूर्ति के आधार पर, एवं चूंकि प्रत्येक व्यक्तिगत फर्म कीमत निर्धारक नहीं होती, कीमत स्वीकारक होती है, तो वह किस प्रकार से होती है उसकी हम टेबल एवं वक्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे। कीमत निर्धारण का अध्ययन करने से पहले यहाँ पर जो ये आगम शब्द आया है इसकी हम थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि इस साल के पाठ्यक्रम में आपके जो ये लेसन था आगम की अवधारणा, इसको विलोपित कर दिया गया है 2020-21 के पाठ्यक्रम में, इसलिए हम इसका कंप्लीटली अध्ययन नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा इसको समझने के लिए, ताकि हमें अच्छी प्रकार तरह से समझ आ जाए। इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, कुल आगम, औसत आगम एवं सीमांत आगम। तो हम इनकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं, चर्चा करते हैं कि इन शब्दों का क्या तात्पर्य है। एक आगम शब्द आया है, फिर इसके 3 प्रकार, एक है कुल आगम, एक है औसत आगम और एक है सीमांत आगम। इनकी हम थोड़ी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आता है आगम शब्द से क्या तात्पर्य है। हमने लागत एवं उत्पादन का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार से आगम क्या है। किसी भी उत्पादक को तैयार उत्पादन को बेचने से मूल्य के रूप में, आय के रूप में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो उसका क्या है, आगम है। अर्थात उत्पादक के द्वारा जो माल तैयार किया जाता है उसको बेचने से उसके बदले में उसको जो मिलता है मूल्य के रूप में, वो क्या है, आगम। अर्थात उसको जो इससे आय होती है, बेचने से जो उसे प्राप्त होता है, संप्राप्ति, आगम, ये सब चीजें, इसको हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। इसी को रेवेन्यू कहते हैं, इसी को संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति का मतलब बेचने से जो उसको प्राप्त हो रहा है। अब आता है कुल आगम। जिस प्रकार से हमने कुल लागत, कुल उत्पादन का अध्ययन किया, ठीक उसी प्रकार से कुल आगम है। अर्थात उसके द्वारा जितनी इकाइयां बेची जा रही हैं उनको यदि कीमत से गुना कर दिया जाए तो उसे क्या मिल जाएगा, हमें टोटल रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। अर्थात किसी कीमत पर उत्पादक के द्वारा जो तैयार माल है उसकी जितनी इकाइयां बेची जा रही है, तो उन सब इकाइयों से उसे जो कुल मूल्य प्राप्त होगा, कुल आय जो होगी, उसको हम क्या कहते हैं, कुल आगम कहते हैं। इसका एक और फॉर्मूला भी है, किससे, सीमांत आगम से। जिस प्रकार से हमने टीसी को प्राप्त किया था सिग्मा एमसी से, ठीक उसी प्रकार हम टीआर को प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार से, टीआर बराबर हो जाएगा सिग्मा एम आर। अर्थात किसी वस्तु की जितनी इकाइयां बेची जा रही है, प्रत्येक इकाई से मिलने वाले सीमांत आगम का यदि योग कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल आगम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने औसत लागत ज्ञात की थी, कुल लागत बटा में इकाइयां, ठीक उसी प्रकार से कुल आगम अर्थात टोटल रेवेन्यू, आर फॉर रेवेन्यू, टी फॉर टोटल, टोटल रेवेन्यू बटा इकाइयां, उत्पादन की इकाइयां, ये किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू या औसत आगम के बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिए हमारे पास फॉर्मूला आया है एक, ए आर बराबर टी आर बटा में क्यू। यहां से हम टी आर का एक और फॉर्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। ए आर के बटा में हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तिरछा गुना होगा क्यू का ए आर से और टी आर का 1 से, अर्थात टी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू गुना में ए आर। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए और इस फॉर्मूले को देखिए, देखिए क्यू दोनों में बराबर है, अर्थात पी किसके बराबर होगा, ए आर के। अर्थात वस्तु की कीमत है वो क्या होती है, औसत आगम होती है, एवरेज रेवेन्यू होती है। नेक्स्ट आता है सीमांत आगम। जैसे हमने सीमांत लागत का अध्ययन किया कि एक इकाई उत्पादन बढ़ाने से लागत में जो वृद्धि हो रही है, चूंकि यहां आगम की बात हो रही है तो ठीक उसी प्रकार से होगा कि कुल आगम में परिवर्तन बटा में कुल बेची जाने वाली इकाइयों की संख्या में परिवर्तन। अर्थात
एक इकाई, मान लीजिए किसी उत्पादक के द्वारा पहले किसी वस्तु की 5 इकाइयां बेची जा रही हैं, अब वो इकाइयां बढ़ाकर 5 से 6 करता है, तो कुल उत्पादन में जितना परिवर्तन होगा उसमें यदि बढ़ाई जाने वाली इकाइयों की संख्या का भाग दे दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सीमांत आगम या एमआर या मार्जिनल रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा फॉर्मूला जिसका हमने पहले अध्ययन किया है, कौन सा, एमआर बराबर क्या हो जाएगा, टी आर एन, एम आर एन बराबर हो जाएगा टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। इस फॉर्मूले का हमने पहले मार्जिनल यूटिलिटी में, मार्जिनल प्रोडक्शन में और मार्जिनल कॉस्ट के अंदर अध्ययन किया है कि टोटल वाले से किस प्रकार से सीमांत निकाला जाता है। तो एम आर एन बराबर टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1 क्या है मार्जिनल रेवेन्यू, कि जो बेची जाने वाली इकाइयां हैं उसमें यदि इकाई परिवर्तन किया जाता है, जैसे इकाइयां 5 थी अब उसको 6 किया जाए, बेचे जाने वाली इकाइयों की संख्या को 1 बढ़ाया जाए, तो 1 इकाई बढ़ाने से सीमांत टोटल रेवेन्यू के अंदर या कुल आगम में जितना परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत आगम कहते हैं। तो ये आगम की थोड़ी सी व्याख्या थी ताकि हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलते हैं हम इसकी कीमत निर्धारण किस प्रकार से होता है उसकी हम व्याख्या करते हैं। चलिए तो चलते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। हमने यहाँ पर 2 तालिकाएं ली है। पहली तालिका है मांग एवं पूर्ति अनुसूची या मांग एवं पूर्ति तालिका, जिसका हमने मांग एवं पूर्ति लेसन में अध्ययन किया था। ये किससे संबंधित है, ये पूर्ण प्रतियोगिता के उद्योग से संबंधित है। अब यहां मैं व्याख्या कर दूं कि उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है। पूर्ण प्रतियोगिता में हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। फर्म कीमत निर्धारक नहीं होती, फर्म कीमत स्वीकारक होती है, कीमत ग्राही होती है। तो किसी भी उद्योग से संबंधित सारी की सारी फर्में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उद्योग का निर्माण करती है। जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण दूं कि मान लीजिए कि 50 कंपनियां नमक का उत्पादन कर रही हैं, तो प्रत्येक कंपनी क्या है, व्यक्तिगत फर्म है और सारी की सारी कंपनियां मिलकर नमक उद्योग का निर्माण कर रही हैं, अर्थात समस्त व्यक्तिगत फर्मों से मिलकर क्या बनता है, उद्योग बनता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्तिगत फर्म कीमत का निर्धारण नहीं करती, बाजार में मांग एवं पूर्ति के आधार पर उद्योग कीमत का निर्धारण करता है और उसी कीमत पर कोई भी जो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है वो अपना सामान बेचती है, उस निर्धारित कीमत को स्वीकार करती है, ग्राह्य होती है उसके लिए कीमत और मात्रा समायोजक होती है, अर्थात उस कीमत पर वो चाहे जितना सामान है वो अपना उत्पादन बेच सकती है। अब इसमें हम देखते हैं मांग एवं पूर्ति ली गई है, तो हम एक मांग एवं पूर्ति का वक्र बनाते हैं, किस प्रकार से संतुलन की स्थापना होगी। देखिए इस प्रकार से हमने एक वक्र बना लिया, ये y अक्ष है और इधर x अक्ष है। इस अक्ष पर चूंकि हम मांग एवं पूर्ति की मात्रा लेंगे और इस अक्ष पर हम क्या लेंगे, प्राइस या कीमत लेंगे। अब देखिए मांग वक्र इस प्रकार से बनेगा, ये dd वक्र हो गया और पूर्ति वक्र इस प्रकार से बनेगा, ये एस वक्र हो गया। अब देखिए जहां पर मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु पर हम इसको इक्विलिब्रियम या ई नाम दे देते हैं। इस पर देखिए ये कीमत निर्धारित होगी, इसको पीई लिख दिया हमने, प्राइस ऑफ इक्विलिब्रियम, या इसको हम कह सकते हैं हिंदी में साम्य कीमत। क्या कह सकते हैं, साम्य कीमत। साम्य से तात्पर्य संतुलन, और संतुलन से क्या तात्पर्य, जहां जिस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, और बराबर कहां होंगे, जहां दोनों वक्र एक दूसरे को काटेंगे। अब इस कीमत पर ये मात्रा हो गई, इसको भी हमने QE नाम दे दिया। अब देखिए इस तालिका के आधार पर, क्योंकि इस तालिका का संबंध किससे है, उद्योग से है, इसके आधार पर मांग एवं पूर्ति के द्वारा संतुलन स्थापित करते हुए साम्य कीमत का निर्धारण कर दिया गया है। अब क्या होगा, अब इसी कीमत को किसी व्यक्तिगत फर्म को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप इसमें इधर ध्यान देंगे तो देखिए 30 रुपए कीमत पर मांग एवं पूर्ति दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अर्थात जब कीमत 30 रुपए है तो मांग भी 60 इकाइयां है और पूर्ति भी 60 इकाइयां है। इससे आप ऊपर देखेंगे तो देखिए मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है।
अर्थात कम कीमत है, चूंकि 30 से कम कीमत पर, इधर देखिए 30 से नीचे यदि कीमत है तो पूर्ति कम है, मांग ज्यादा है, क्योंकि पूर्ति वक्र को पहले काटा जाएगा और मांग वक्र को बाद में। यदि यहां से हम इस कीमत की बात करें तो यहां जब इधर चलेंगे तो यहां पूर्ति वक्र यानी पूर्ति इतनी है और मांग की तरफ जाएंगे तो मांग कितनी है, इतनी है। अर्थात यहां ये गैप किसके बराबर है, ये मांग का अधिक्य है, क्योंकि पूर्ति से मांग क्या है, ज्यादा है। ठीक इसी प्रकार से सामय कीमत से ऊपर जाए, मान लो यहां चले गए, यहां से आप जब इधर जाएंगे तो देखिए मांग वक्र को पहले काट रहा है और उसके बाद किसको काट रहा है, पूर्ति वक्र को। अर्थात मांग कम है, पूर्ति क्या है, ज्यादा है। तो ये पूर्ति ज्यादा है, इसलिए क्या है, पूर्ति का अधिक्य या न्यून मांग। इसी प्रकार से ये न्यून पूर्ति या मांग का अधिक्य। ठीक टेबल में भी आप देखेंगे तो कम कीमत पर आप देखिए मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है, अर्थात किसका अधिक्य है, मांग का अधिक्य। ठीक इसके बाद देखिए इधर आप जाएंगे तो पूर्ति ज्यादा है, मांग कम है, किसका अधिक्य है, पूर्ति का अधिक्य है, अर्थात न्यून मांग है। तो इस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए साम्य कीमत का निर्धारण हो गया। अब क्या करना है, व्यक्तिगत फर्म को इस कीमत को स्वीकार करना है, क्योंकि फर्म क्या होती है, कीमत स्वीकारक होती है। अब इस प्रकार से हम एक फर्म का भी वक्र बनाएंगे। ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, इधर हम उसकी इकाइयां लेंगे जो उसने बेची जानी है, इधर हम प्राइस लेंगे। अब डैश डैश से ठीक इस प्रकार से, चूंकि इसी कीमत को से फॉलो करना है, कौन सी को, पीई वाली को। अब इस प्रकार से उसका यहां क्या बन जाएगा, रेवेन्यू वक्र बन जाएगा। ये हो जाएगा AR बराबर MR, चूंकि हमने अभी फॉर्मूले के अंदर अध्ययन किया था कि AR किसके बराबर होता है, प्राइस के। अब देखिए इस कीमत पर ये फर्म चाहे तो इतनी मात्रा बेच सकती है Q1 के बराबर, ये चाहे तो इतनी मात्रा बेच सकती है Q2 के बराबर, चाहे तो इतनी मात्रा बेच सकती है Q3 के बराबर। अर्थात फर्म की इच्छा है कि वो इस कीमत पर कितनी इकाइयां बेचना चाहती है, वो ये फर्म, व्यक्तिगत फर्म। अब ये किससे बना है, इस टेबल से। तो देखिए एवरेज रेवेन्यू भी स्थिर है और मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, स्थिर है। तो चूंकि दोनों स्थिर हैं, इसका मतलब, और किसको बता रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू कीमत को बता रहा है, तो कीमत स्थिर है, तो इस स्थिर कीमत पर ही वो अपनी इच्छा से जितनी इकाइयां बेचना चाहे बेच सकता है, क्योंकि उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत व्यक्तिगत फर्म को क्या करनी पड़ती है, स्वीकार करनी पड़ती है। कोई भी व्यक्तिगत फर्म कीमत में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती, वो मात्रा को समायोजित कर सकती है, चाहे तो इस कीमत पर कम इकाइयां बेचे, चाहे इस कीमत पर ज्यादा इकाइयां बेचे, वो उस व्यक्तिगत फर्म की इच्छा है। लेकिन ये किसके अंदर है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर। अब इसकी टेबल भी आप देखना चाहे, देखिए जो औसत रेवेन्यू या कीमत है वो क्या है, स्थिर है, और क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, स्थिर है। अर्थात प्रत्येक आगामी इकाई से उसको कितने रुपए मिलेंगे, 30 रुपए मिलेंगे। किस लिए मिलेंगे, क्योंकि कीमत क्या है, स्थिर है। प्रत्येक आगामी इकाई बेचेगा तो भी उतने ही रुपए। और TR कैसे निकाला गया है, इसका ये योग है, अर्थात 30, इसी प्रकार से 30 और 30 60, इसी प्रकार से 3 और 90, 120 और 150। टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये किसका योग होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का या सीमांत आगम का योग ही क्या होता है, कुल आगम होता है। तो चूंकि AR और MR पूर्ण प्रतियोगिता में एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एक ही वक्र बनता है। एक वक्र का तात्पर्य जहां AR वक्र बनेगा वहीं पर MR बनेगा, अर्थात एक दूसरे के बिल्कुल इस प्रकार से इकट्ठे ही बनते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो AR और MR वक्र हैं वो एक ही होता है। कैसे होता है, X अक्ष के समांतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि AR और MR एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। MR भी 30 है और AR भी क्या है, 30, और यही किसको बताता है, कीमत को। और चूंकि कीमत स्थिर है इसलिए इनके मान में भी परिवर्तन नहीं होता। तो पूर्ण प्रतियोगिता में प्रश्न आ जाए 1 नंबर का कि कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो हमें लिखना है कीमत निर्धारण किसके द्वारा, उद्योग के द्वारा। और फर्म क्या करती है,
फर्म कीमत ग्राही या स्वीकारक होती है लेकिन मात्रा समायोजक होती है। मात्रा समायोजन से तात्पर्य है कि इस कीमत पर कितनी मात्रा बेचनी है वो फर्म की इच्छा पर निर्भर करता है। वो चाहे तो Q1, Q2, Q3 जितनी मर्जी चाहे मात्रा बेच सकती है, लेकिन कोई भी फर्म कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये था पूर्ण प्रतियोगी बाजार। हमने इस लेसन का अध्ययन किया। इस लेसन में आपने बहुत अच्छी प्रकार से समस्त प्रकार के बाजारों का वर्गीकरण इसको याद करना है। किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। छोटे प्रश्न आएंगे तो बिक्री के आधार पर पूछा जा सकता है, प्रतियोगिता के आधार पर पूछा जा सकता है बाजारों का वर्गीकरण। ये प्रश्न निबंधात्मक प्रश्नों में आ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के बारे में बताते हुए वक्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो हमें ये वक्र और टेबल बना के इसको स्पष्ट करना है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेसन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।